नमस्कार विद्यार्थियों, YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं गजेंद्र राठौड़, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज गुड़ामलानी बाड़मेर। जैसा कि आपको पता है कि ये कोरोना का समय है, पूरे विश्व में महामारी छाई है। विश्व का हर तबका इससे प्रभावित है और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित है वह है विद्यार्थी। वह विद्यार्थी जो कॉलेज या स्कूल से संबंधित हो या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, उन पर एक विपरीत असर पड़ा है। अतः इस समय हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि सभी विषयों के पाठ्यक्रम को तीनों साल के बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर के पूरा वीडियो लेक्चर के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत करें और साथ में ही जो विभिन्न विद्यार्थी प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं वे भी लाभान्वित हो सके, उनके उपयोग के लिए भी हम वीडियो तैयार करके YouTube चैनल पर डाल सकें, ये हम प्रयास कर रहे हैं। तो इसी कड़ी के अंदर बीए पार्ट सेकंड इतिहास भाग प्रथम की यूनिट नंबर 1 के बारे में आज चर्चा करेंगे। यह यूनिट है सल्तनत काल। जब हम मध्यकाल की बात करते हैं तो उसमें एक महत्वपूर्ण का जो काल है वह है सल्तनत काल और दूसरा है मुगल काल। सल्तनत काल की शुरुआत होती है 1206 ईस्वी में, जो कि 1526 ईस्वी तक चलता है। इस प्रकार यह जो 320 साल का महत्वपूर्ण काल है, जिसके अंदर कई प्रकार की नई योजना आई, कई प्रकार के प्रशासनिक सुधार हुए और भारत का इतिहास इससे काफ़ी प्रभावित होता है। यह पूरा काल सल्तनत काल कहलाता है। लेकिन सल्तनत काल में ऐसा नहीं है कि किसी एक वंश का ही शासन रहा हो। समय समय पर इसमें वंश परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन होता रहा है। इस 320 साल के लंबे काल में कुल 5 वंश ने शासन किया है। सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद में खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। 1206 में गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा सबसे पहले सल्तनत काल की, सल्तनत युग की शुरुआत की थी। 320 साल के इस अवधि में जो भी शासक रहे, चाहे वो किसी भी वंश से हो, उन्होंने सुल्तान नाम की उपाधि ही धारण की और उनका जो साम्राज्य विस्तार क्षेत्र है वह सल्तनत कहलाता था। अतः इस पूरे काल को सल्तनत काल कहते हैं। सल्तनत काल के बारे में चर्चा करने से पहले, इसके सभी वंशों के बारे में बताने से पहले हम थोड़ा पृष्ठभूमि में जाते हैं। सल्तनत काल की स्थापना भारत में कैसी हुई, इसकी भूमिका को समझते हैं। भारत के अंदर समय समय पर कई बाहरी आक्रमणकारी आक्रमण करते रहे। इसमें एक नाम है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी 1175 के बाद से लगातार भारत में विभिन्न क्षेत्रों पर आक्रमण करता रहा, कभी पंजाब पर तो कभी गुजरात पर। लेकिन मोहम्मद गोरी का जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था वह था अजमेर व दिल्ली का शासक चौहान वंश का पृथ्वीराज चौहान। सबसे बड़ी चुनौती जो मोहम्मद गोरी के सामने थी वो पृथ्वीराज चौहान ही थी। अतः पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में संघर्ष हुए। इसमें 2 प्रमुख युद्ध हुए जिन्हें तराइन के युद्ध कहते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में हुआ और तराइन का द्वितीय युद्ध जो 1192 ईस्वी में हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में हुआ उसमें मोहम्मद गोरी आक्रमण करता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को हरा देता है और मोहम्मद गोरी को वापस लौटना पड़ता है। लेकिन मोहम्मद गोरी चुप बैठने वालों में से नहीं था, वह फिर शक्ति अर्जित करता है और अगले ही साल यानी 1192 ईस्वी में वो फिर आक्रमण करता है। तराइन के मैदान पर दोनों ही सेनाएं आमने सामने होती है, लेकिन इस बार पासा पलट जाता है। मोहम्मद गोरी की जीत होती है और पृथ्वीराज चौहान इसमें पराजित होते हैं। अलग अलग विद्वान पृथ्वीराज चौहान की इस हार के अलग अलग कारण बताते हैं, जिसमें प्रमुख कारण इस प्रकार है। पहला कारण यह था कि जब 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हरा दिया गया तो उसको शक्ति संचित करने का फिर से अवसर पृथ्वीराज चौहान द्वारा नहीं दिया जाना चाहिए था। उसकी पूरी शक्ति का दमन कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसलिए वह पुनः अपनी शक्ति को अर्जित कर आक्रमण करने के लिए समर्थ हो पाया। दूसरा, जब मोहम्मद गोरी जैसा लगातार आक्रमण करने वाला व्यक्ति अपनी शत्रुता को निभाते हुए आक्रमण की तैयारी कर रहा था तो पृथ्वीराज चौहान को अपनी सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान रखना चाहिए था।
यहाँ भी कमी हुई। और कुछ इतिहासकार जैसे चंद्र बरदाई बताते हैं कि स्वयं पिता से विवाह करने के पश्चात पृथ्वीराज प्रशासनिक कार्यों में कम रुचि लेने लगे थे, तो इस अवस्था का लाभ उठाकर मोहम्मद घोरी का आक्रमण हुआ और 1192 में मोहम्मद घोरी विजय हुआ। उसके बाद में जो उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था वह था जयचंद, जो कि कन्नौज का शासक था। अतः 1194 ईस्वी में कन्नौज पर मोहम्मद घोरी आक्रमण करता है। चंदावार का युद्ध होता है जिसके अंदर जयचंद पराजित होता है और मोहम्मद घोरी जीत जाता है। इस प्रकार मोहम्मद घोरी भारत के कई क्षेत्रों को अपने कब्जे में लेकर लगातार साम्राज्य विस्तार करता है। 1206 ईस्वी के अंदर खोखरो के विद्रोह का दमन करते हुए मोहम्मद घोरी की मृत्यु हो जाती है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि मोहम्मद घोरी के कोई संतान नहीं थी और मिनहाज लिखते हैं कि कई विद्वान, कई उसके साथी जब पूछते थे मोहम्मद घोरी को कि आपके पश्चात ये जो आपका साम्राज्य सत्ता है इसको कौन संभालेगा, आपके कोई संतान नहीं है, तो मोहम्मद घोरी उत्तर दिया करते थे कि मेरे संतान नहीं है तो क्या हुआ, मेरे कई विश्वास पात्र और शक्तिशाली गुलाम हैं, वही इस साम्राज्य को संभालेंगे। और ये बात भी एकदम सत्य साबित हुई। मोहम्मद घोरी के कई गुलामों में सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली गुलामों में 3 लोग थे। पहला था यल्दौज, दूसरा था कुबेचा और तीसरे थे कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद घोरी के समय भी भारत के साम्राज्य का गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक को ही नियुक्त किया गया था। अतः जैसे ही 1206 ईस्वी में मोहम्मद घोरी की मृत्यु हुई तो इन तीनों गुलामों द्वारा अलग अलग क्षेत्र अपने हिस्से में ले लिए गए। जैसे कुबेचा को सिंध व मुल्तान का भाग मिला तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत के अंदर अपना साम्राज्य स्थापित किया और 1206 ईस्वी में वह स्वयं सुल्तान बना। इस प्रकार भारत के अंदर पहले तुर्की वंश का शासन स्थापित हुआ, गुलाम वंश का शासन स्थापित हुआ और 1206 से ही भारत में सल्तनत काल की शुरुआत हुई। इस प्रकार पहला जो वंश है वह है गुलाम वंश, जिसे मामलुक वंश भी कहते हैं। और 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक भारत के अंदर सल्तनत काल के दौरान इस गुलाम वंश का ही शासन रहा, जिसका पहला सुल्तान थे कुतुबुद्दीन ऐबक।